इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे अमेरिका की वजह से भारत के रूसी तेल आयात पर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह उन प्रतिबंधों में दी गई छूट जितनी जल्दी हो सके खत्म करना चाहता है जो भारत जैसे देशों को रूसी तेल खरीदने के लिए दी गई थी। सीनेट की विदेश नीति समिति के सामने गवाही देते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने तर्क दिया कि ये उपाय ईरान युद्ध के बाद वैश्विक आपूर्ति को आसान बनाने के लिए सीमित समय के लिए लागू किए गए थे। रूबियो ने समिति से कहा, हम इसे जितनी जल्दी हो सके ख़त्म करना चाहेंगे क्योंकि इस देश की मूल नीति उनके तेल पर प्रतिबंध लगाना रही है। ये छूटें सीमित समय के लिए है जिनका उद्देश्य वैश्विक आपूर्ति को और अधिक खोलना है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि प्रतिबंधों में दी गई छूट तेल की बढ़ती कीमतों के वैश्विक प्रभाव को कम करने का एक प्रयास था। अमेरिका ने मार्च में रूसी तेल की खरीद पर लगे प्रतिबंधों में छूट दी थी, जिसे 2 बार बढ़ाया गया। आखिर बार यह छूट 17 मई को 1 महीने के लिए दी गई थी। भारत उन देशों में शामिल है जिन्हें रूसी तेल की खरीद पर अमेरिकी प्रतिबंधों से मिली छूट का लाभ मिला है। भारत अपनी तेल की खपत का लगभग 9/10वां हिस्सा पूरे दूसरे देशों पर खरीदने पर निर्भर है। यूक्रेन में संघर्ष के बाद नई दिल्ली को मॉस्को के रूप में एक किफ़ायती साझेदार मिला था, जब पश्चिमी प्रतिबंधों के बाद रूस ने कच्चे तेल पर भारी छूट की पेशकश की। एनर्जी इंटेलिजेंस फर्म केपलर के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले महीने भारत ने रूस से रिकॉर्ड तोड़ 2.3 मिलियन बैरल कच्चा तेल प्रतिदिन आयात किया था। ये आयात प्रतिबंधों में मिली छूट के तहत कार्गो के लगातार आयात से संभव हो पाया था। भारत अपनी तेल खपत का लगभग 90% हिस्सा आयात करता है। रूस यूक्रेन संकट और उसके बाद ईरान युद्ध के दौरान भारत ने रूस से रिकॉर्ड 23 लाख बैरल प्रतिदिन रियायती तेल खरीदा है। छूट खत्म होने से भारतीय रिफाइनरों को मजबूरन अंतर्राष्ट्रीय स्पॉट मार्केट से ज़्यादा कीमतों पर तेल खरीदना होगा, जिससे भारत का कच्चा तेल आयात बिल काफ़ी बढ़ जाएगा। कच्चे तेल की खरीद लागत बढ़ने से भारतीय तेल विपणन कंपनियां पर बोझ बढ़ेगा, जिसके चलते आखिरकार घरेलू बाजार में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमतें बढ़ सकती हैं। भारत अमेरिकी प्रतिबंधों के डर से रूस से तेल कम करता है तो उसे वापस मध्य पूर्व के देशों या ब्राज़ील और अमेरिका जैसे नए स्रोतों की तरफ रुख करना होगा। जानकारों ने बताया कि रूस से तेल का लगातार आयात जारी रखने से भारत को ईरान में युद्ध और हॉर्मुज़ जलडंभों मध्य के बंद होने के दौरान पैदा होने वाले एक बड़े ऊर्जा संकट को टालने में मदद मिली है। यदि यह छूट समाप्त हो जाती है तो देश की तेल रिफाइनरियों को कहीं और से स्पॉट मार्केट से अधिक महंगा कच्चा तेल खरीदने की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि नई दिल्ली ने लगातार रुख बनाए रखा है कि ऊर्जा की खरीद पूरी तरह से राष्ट्रीय हित, सामर्थ्य, ऊर्जा सुरक्षा के आधार पर की जाती है। सरकार ने बार बार इस बात को अपने अधिकार का बचाव किया है कि वो किसी भी ऐसे आपूर्तिकर्ता से तेल खरीद सकती है जो देश की जरूरतों को सबसे बेहतर ढंग से पूरा करता हो। बात करें हम कुवैत की। कुवैत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई। कुवैत स्थित भारत के दूतावास ने इसकी पुष्टि कर दी है। कुवैत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि हमले में 63 लोग घायल हुए हैं, जिनमें हवाई अड्डे के कर्मचारी और यात्री शामिल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमले में हवाई अड्डे की सुविधाएं और राजनयिक मिशनों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। इससे एक बार फिर पश्चिम एशिया में तनाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इंडियन एबीसी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि कुवैत स्थित भारतीय दूतावास आज कुवैत के हवाई अड्डे पर हमले में एक भारतीय नागरिक की दुखद मौत पर अपनी संवेदना व्यक्त करता है। दूतावास मृतक के परिवार के संपर्क में है और कुवैती अधिकारियों के साथ मिलकर मृतक के परिवार और घटना में घायल हुए लोगों को हर संभव सहायता देने के लिए समन्वय स्थापित किए हुए है। कुवैत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से उसकी ज़मीन पर क्रूर हमले किए हैं। ईरान के इस तरह के हमले क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया। बयान के अनुसार इस हमले में कुवैत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे सहित कई नागरिक और महत्वपूर्ण ढांचागत सुविधाओं को निशाना बनाया गया। कुवैती विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह ईरान के इन हमलों की पूरी तरह खारिज करता है। इस तरह की घटनाएं न केवल क्षेत्रीय तनाव को बढ़ाती है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र और 2026 के सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 2817 का भी उल्लंघन है। कुवैत की संप्रभुता, सुरक्षा, उसके नागरिकों की रक्षा रेड लाइन है जिसे किसी भी हालत में पार नहीं किया जा सकता। कुवैत सरकार ने इन हमलों का जवाब देने के लिए संभावित उपायों पर विचार करने की बात कही है। कुवैत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से स्थिति पर ध्यान देने और तनाव कम करने के तत्काल कूटनीतिक प्रयास तेज करने की अपील की है। कुवैती रक्षा मंत्रालय ने बताया कि हमले में कुवैत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के यात्री टर्मिनल 1 को कई ड्रोन हमलों का निशाना बनाया गया। कुवैत पर हमलों के समय ही बुधवार सुबह को बहरीन के गृह मंत्रालय ने भी चेतावनी सायरन बजाए जाने की जानकारी दी है। गृह मंत्रालय ने बताया कि बुधवार को एक चेतावनी सायरन बजाया गया जिसमें नागरिकों और निवासियों से शांत रहने और सुरक्षा संबंधी आधिकारिक निर्देशों का पालन करते हुए करीब सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की गई है। आइए बात करें बांग्लादेश के छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की। बांग्लादेश के छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी के हत्या आरोपियों पर पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान से ढाका ने किनारा कर लिया है। बांग्लादेश की तारिक रहमान सरकार में विदेश मामलों के राज्य मंत्री शमा उबैद ने बुधवार को ममता बनर्जी की टिप्पणी को लेकर हुए सवाल पर कहा कि किसी दूसरे देश में किसी राजनीतिक नेता के कमेंट बांग्लादेश के लिए चर्चा का विषय नहीं है। ममता बनर्जी के हादी की हत्या से जुड़े मामले में अमित शाह पर लगाए आरोपों पर उनका जवाब आया है।
समा उम्मैद ने कहा कि हम राजनयिक चैनलों के जरिए भारतीय सरकार के साथ सीधे तौर पर काम कर रही हैं ताकि उस्मान हादी की हत्या के संदिग्धों को वापस लाया जा सके। दूसरे देश भारत के पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए हैं। चुनावी मौसम में एक राजनीतिक नेता ने कुछ टिप्पणियां की हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें उन पर बात करने की जरूरत है। कोलकाता में किसी राजनेता की टिप्पणियों पर जवाब देना उचित नहीं होगा। उस्मान हादी की हत्या के संदिग्धों के सवाल पर समा ने कहा कि बांग्लादेश इस मुद्दे में के संबंध में भारत सरकार से मिलने वाले किसी भी आधिकारिक संदेश पर उचित विचार करेगा। हमारा गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय दोनों ही इस मामले में सक्रियता गंभीरता से लगे हुए हैं। इसमें मामले में पहले ही काफ़ी प्रगति हो चुकी है। समा ने आगे कहा कि हम हादी की हत्या के लिए न्याय चाहते हैं। हमारी ओर से प्रयास जारी है। उम्मीद है कि भारत में गिरफ्तार किए गए लोगों को बांग्लादेश वापस भेजा जाएगा ताकि कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ सके। बांग्लादेश राजनयिक और कानूनी चैनल के जरिए मामले को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध और लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि गृहमंत्री अमित शाह ने उनसे एक बांग्लादेशी राजनीतिक कार्यकर्ता की हत्या से जुड़े संदिग्धों की गिरफ्तारी के बारे में चुप रहने को कहा था। उन्होंने दावा किया है कि वह उस कार्यकर्ता की हत्या के पीछे के लोगों की पहचान जानती है। ममता बनर्जी ने कहा कि वह उस कार्यकर्ता के हत्यारों के बारे में जानती है जिसकी हत्या से बांग्लादेश में अशांति फैल गई थी, लेकिन वह उसके नाम उजागर नहीं करेगी क्योंकि ऐसा करने से बांग्लादेश में उथल-पुथल मच सकती है। ममता बनर्जी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा साफ तौर पर शरीफ उस्मान बिन हादी की ओर था। बांग्लादेश के इनकलाब मंच के संयोजक शरीफ उस्मान बिन हादी को पिछले साल 12 दिसंबर 2025 को ढाका में गोली मारी गई थी। उनकी 18 दिसंबर को मौत हो गई थी। इस हत्या के बाद बांग्लादेश में काफ़ी बवाल मचा था। इस हत्या से जुड़े संदिग्धों के पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किए जाने की जानकारी सामने आई थी। मार्च 2026 में भारतीय पुलिस ने एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया था जिस पर हत्या के 2 मुख्य आरोपियों को अवैध रूप से भारत में प्रवेश कराने में मदद करने का आरोप था। फैसल करीम मसूद और आलमगीर हुसैन को इस हत्या का प्रमुख बताया गया था। दोनों 8 मार्च से भारतीय एजेंसियों की हिरासत में हैं। आइए बात करें ईरान के हॉर्मुज़ स्ट्रेट की। ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट में टोल सिस्टम लागू कर दिया है और दुनिया भर के जहाज परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि अब तक 300 से ज़्यादा जहाज़ों ने हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से सुरक्षित गुजरने के लिए ईरान की संबंधित अथॉरिटी से आवेदन किया है। ईरानी सरकार की नई टोल संस्था पीजीसीए इस महत्वपूर्ण मार्ग पर एक अस्थायी टोल प्रणाली स्थापित करने की दिशा में काम कर रहा है। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक फारस की खाड़ी जलडमरू मध्य प्राधिकरण पीजीएसए ने बताया कि हॉर्मुज़ से सुरक्षित रास्ता मांगने के लिए आवेदन करने वाले ज़्यादातर जहाज तेल टैंकर हैं। इनमें करीब 77% आवेदक फारस की खाड़ी से निकलकर एशिया आने वाले हैं। एशिया में भी ज़्यादातर जहाज चीन और भारत आना चाहते थे। चीन और भारत खाड़ी देशों के ईंधन के सबसे बड़े खरीदारों में से हैं। पीजीसीए अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में आता है। पीजीसीए ने कहा कि परमिट दुश्मन देशों इजराइल, अमेरिका और उनके सहयोगी देशों को नहीं दिए जाएंगे। ईरान ने पीजीसीए को दुश्मन देशों के जहाज़ों को अनुमति देने का अधिकार नहीं दिया है। ईरान के दोस्त देशों और सहयोगी सरकारों से जुड़े जहाज़ों को गुजरने में प्राथमिकता दी जा रही है। पीजीसीए ने बताया कि हॉर्मुज़ से गुजरने के लिए जहाज़ों से कितना शुल्क लिया जाएगा। कुछ रिपोर्ट कहती हैं कि एक तेल टैंकर से ईरान $2 मिलियन ले सकता है। दूसरी ओर अमेरिका ने जहाज़ों को निर्देश दिया कि वे ईरान को किसी भी फीस का भुगतान नहीं किया जाएगा। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने पीजीएसए पर प्रतिबंध लगाए हैं। Please do like, share and subscribe this channel of my news, views and analysis by Prakash.